धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने आया हूं। एक ऐसा मुद्दा जिसे सरकार और कुछ बड़े मीडिया चैनल आपसे छुपा रहे हैं। यह मुद्दा है वक्फ एक्ट 2025 में किए गए संशोधन का। सरकार कहती है कि यह संशोधन पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए किए गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आइए इस सच्चाई को समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सरकार ने एक झूठा नैरेटिव चलाया और इन संशोधनों के पीछे उनका असली मकसद क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जो वकूफा से बना है। वक्फ का मतलब है जब कोई मुसलमान अपनी जमीन, दुकान, चल या अचल संपत्ति या कोई भी चीज अल्लाह के नाम पर समाज की भलाई के लिए दान कर देता है, ताकि उसका उपयोग धार्मिक, समाज की सेवा और पुण्य के काम में हो सके। मतलब वो चीज अब अल्लाह की हो गई, ना वो चीज बिकेगी, ना वो वापस मिलेगी और ना कोई और उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर पाएगा। अब समझिए वो जमीन या चीज कहां कहां काम आए। स्कूल बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में, अनाथालय बनाने में, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, अस्पताल के लिए, मतलब हर वो जगह जिससे लोगों का भला हो सके। अब जिसने ये दान दिया, मतलब जिसने वक्फ किया, उसे कहते हैं वाकिफ, और जो उसकी देखरेख करता है उसे कहते हैं मुतवल्ली, मतलब मैनेजर, जिसकी नियुक्ति सरकार स्टेट वक्फ बोर्ड के माध्यम से करती है। वक्फ से जुड़ी 3 संस्थाएं हैं। पहली है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्र वक्फ परिषद। यह एक सलाहकार संस्था है जो सरकार और राज्य वक्फ बोर्ड को पॉलिसी यानी नीतियों से संबंधित सुझाव देती है। दूसरी और सबसे जरूरी है राज्य वक्फ बोर्ड, जिसे हम स्टेट वक्फ बोर्ड कहते हैं, जो हर राज्य में एक बोर्ड होता है जो वक्फ की जमीनों की देखभाल करता है, उनकी रक्षा करता है और यह तय करता है कि उनका सही इस्तेमाल हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है वक्फ ट्राइब्यूनल। अब मान लीजिए किसी वक्फ की जमीन पर झगड़ा हो गया या किसी ने कब्जा कर लिया या कोई विवाद खड़ा हो गया, तो यह ट्राइब्यूनल ही उस मामले को सुनता है। यह एक तरह का कोर्ट है, लेकिन सिर्फ वक्फ के मामलों के लिए बना है। अब सवाल है कि आखिर वक्फ बनता कैसे है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। वक्फ 2 तरीके से बन सकता है। पहला है वक्फ बाय ओरल डिक्लेरेशन या रिटन डीड, मतलब मौखिक या लिखित तौर पे। मान लो एक आदमी का नाम है रहीम चाचा। उनके पास एक छोटी सी जमीन है जो उन्होंने मेहनत से कमाई है। वो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद भी उन्हें नेक काम का पुण्य मिलता रहे। तो रहीम चाचा लिखित रूप से या मौखिक तौर पे कहते हैं कि मैं ये जमीन अल्लाह के नाम पे वक्फ करता हूं, ताकि यहां एक प्याऊ मतलब पानी पीने की जगह बन जाए और मुसाफिरों को हमेशा पानी मिलता रहे। अब ये जमीन रहीम चाचा की नहीं रही, वो अल्लाह के नाम पर दान हो गई और अब इसे कोई बेच नहीं सकता, ना इसे कोई वापस ले सकता, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होगा। इस तरह की संपत्ति को हम कहते हैं वक्फ, और रहीम चाचा हुए वाकिफ। जो इस प्याऊ की देखभाल करेगा वो होगा मुतवल्ली। दूसरा, अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या समाज के कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे भी वक्फ माना जाता है, जिसे हम वक्फ बाय यूजर कहते हैं। मान लो किसी कस्बे में एक पुराना भवन है जहां 200 साल से एक छोटा चैरिटेबल अस्पताल चल रहा है। वहां गरीबों का इलाज होता है, डॉक्टर मुफ्त में सेवा देते हैं और लोगों को दवाइयां भी मिलती हैं। उस भवन का मालिक अब गुजर चुका है और कोई वक्फ का लिखित सबूत भी नहीं है, मगर क्योंकि 100 साल से संपत्ति लगातार समाज की सेवा में इस्तेमाल हो रही है तो उसे भी वक्फ बाय यूजर माना जा सकता है। सबसे पहले वक्फ की संपत्ति की सही देखभाल के लिए
मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 बनाया गया। इसके बाद इस कानून में कई बार बदलाव किए गए, जैसे 1923 में, 1930 में, फिर 1954 में नया कानून लाया गया जिसमें वक्फ राज्य बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था की गई। बाद में 1995 का वक्फ अधिनियम आया जिसे और भी मजबूत बनाया गया। इसमें वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसके पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हैं। फिर 2013 में कानून में सुधार कर यह सुनिश्चित किया गया कि वक्फ की जमीन ना तो बेची जा सके और ना ही उस पर कब्जा किया जा सके। अब 2025 में जो वक्फ कानून लाया गया है, सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव क्यों किए। केंद्र की भाजपा सरकार का कहना है कि वे वक्फ की देखरेख, संचालन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह संशोधन ला रहे हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह गलत और आधारहीन है। माननीय सभापति जी, वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि यह अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधन लाने के पीछे असली कारण है अडानी को जमीन दिलाना, हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाना, आसमान छूती बेरोजगारी और महंगाई से आम आदमी का ध्यान भटकाना और हमारे देश का अमन चैन भंग करना, यह इसका असली मकसद है। जो संशोधन लाए गए हैं वो असंवैधानिक कैसे हैं और भाजपा सरकार व मीडिया का एक हिस्सा देश को कैसे गुमराह कर रहा है, झूठा नैरेटिव फैला रहा है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहला झूठ, भाजपा वाले और मीडिया के कुछ एंकर्स ये झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि पुराने कानून के अनुसार, मतलब 1995 वक्फ एक्ट के तहत स्टेट वक्फ बोर्ड जहां पे भी हाथ रख देगा वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। 1995 एक्ट के अनुसार भारत में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की एक कानूनी प्रक्रिया होती थी। अगर वक्फ बोर्ड को लगता था कि कोई संपत्ति वक्फ है तो बोर्ड स्वयं उस संपत्ति की जानकारी एकत्रित कर सकता था, उचित जांच पड़ताल करवा सकता था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है, एक प्रक्रिया 1995 एक्ट में दी गई है। इसके लिए सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया गया है जो संपत्ति की जांच करते हैं, जो एक सरकारी अधिकारी है। इन सर्वे कमिश्नर्स को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। यह प्रावधान अधिनियम की धारा 4 में दिया हुआ है। संपत्ति का पूरा सर्वे कराया जाता है, मुतवल्ली यानी देखरेख करने के लिए मैनेजर नियुक्त होता है और फिर यह रिपोर्ट राज्य वक्फ बोर्ड के सामने पेश की जाती है। अगर राज्य सरकार को यह सर्वे रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगती तो वह दोबारा से सर्वे का आदेश दे सकती है। अगर यह संतुष्ट होते हैं तो स्टेट वक्फ बोर्ड की यह रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाती है, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा इसे गजेट में पब्लिश किया जाता है। तो भाई साहब, वक्फ बोर्ड कोई जादू टोना नहीं था कि किसी की जमीन अचानक से वक्फ हो गई। हर चीज का कानूनन रिकॉर्ड है, जांच है, सर्वे है, सरकार की मर्जी है, गैजेट में पब्लिकेशन है। वक्फ की जमीन यूं ही नहीं बना दी जाती। यह केवल और केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है और कुछ नहीं। दूसरा प्रोपेगेंडा क्या है? दूसरा प्रोपेगेंडा है 1995 वक्फ एक्ट के तहत स्टेट वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल जो बनाए गए हैं, उनको कुछ मीडिया चैनल और भाजपा के प्रवक्ता इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे ये कोई मुसलमानों की अपनी कोई पंचायत हो, जैसे मुसलमानों ने ये खुद बैठ के बनाई हो, जैसे इनका कोई संवैधानिक या उनका कोई कानूनी दर्जा ही ना हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वक्फ एक्ट 1995 को भारतीय संसद ने पास किया था और उसी के तहत ये सारी संस्थाएं बनी हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में कौन लोग होते थे? उसमें सरकार के अपने लोग होते थे। ट्राइब्यूनल में कौन होता था? 1995 एक्ट के सेक्शन 83 के तहत हर राज्य के वक्फ विवाद को सुलझाने के लिए जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, उसका चेयरमैन कोई और नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज जो कि क्लास 1 रैंक का अफसर होता है। एक मेंबर जो स्टेट सिविल सर्विसेज से एडीएम रैंक का अधिकारी होता है। यानी यह सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता था। लेकिन दिखाया क्या जाता है मीडिया में? भाजपा के नेता और कुछ टीवी चैनल के एंकर रोज चिल्लाते हैं कि वक्फ बोर्ड भी मुसलमानों का है, ट्राइब्यूनल भी मुसलमानों का है और ये अपनी मनमर्जी से इसे चलाते हैं। भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो किया किसने? जिन्हें सरकार ने खुद नियुक्त किया था
उन्हीं लोगों ने तो किया। अगर वो बेईमान थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की आपने आज तक? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हेमंत गुप्ता वर्सेस रामा सुब्रमण्यम 2022 के केस की सुनवाई के दौरान बहुत साफ शब्दों में यह कहा कि देयर इज अ क्लेम दैट बोथ द ट्राइब्यूनल एंड द बोर्ड आर अंडर देयर कंट्रोल, अलाउइंग देम टू सीज लैंड एट देयर विल। दिस इज एंटायरली फॉल्स। तीसरा प्रोपेगेंडा, कोर्ट का हक छीन लिया गया। सरकार और कुछ मीडिया हाउस ये झूठ फैला रहे हैं कि वक्फ विवादों को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि ये ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता। पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। ये ट्राइब्यूनल क्यों बनाए गए? ये तो मुसलमानों को एक अलग न्याय प्रणाली देने की साजिश के तहत किया गया था। यह झूठ फैलाया जा रहा है। अब सच सुनिए, देश में आज 80 से ज्यादा ट्राइब्यूनल हैं। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, डीआरटी, इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और ये सब क्या मुसलमानों ने बनाए हैं? ये सारे ट्राइब्यूनल लॉ कमीशन की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। और ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि अदालत में लाखों केस पेंडिंग है और आम आदमी को सालों साल तक न्याय नहीं मिलता। तो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें इंसाफ मिल सके, उनके केस की सुनवाई हो सके। और वही केंद्र सरकार जिसने ऐसे कई ट्राइब्यूनल बनाए हुए हैं, आज वो सरकार कह रही है कि वक्फ ट्राइब्यूनल क्यों बनाया गया? तो क्या यह दोहरापन नहीं है? चौथा प्रोपेगेंडा, वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार और कुछ मीडिया हाउस का यह कहना है कि वक्फ के फैसले को, ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। 1995 एक्ट के तहत जो ट्राइब्यूनल बना है उसका फैसला आखिरी होता है और कहीं अपील नहीं की जा सकती। यह एकदम झूठ बात है। 1995 के वक्फ एक्ट के सेक्शन 83 क्लॉज 9 में बड़ा साफ लिखा है that the decision of the tribunal shall be final and binding on the parties to the application and it shall have the force of a civil court decree. But any person, कोई भी व्यक्ति aggrieved by the decision may approach the high court. किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। यानी हाई कोर्ट का रास्ता खुला है और जरूरत हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। आर्टिकल 226 और 32 संविधान में मौजूद है। आखिर कोई हमें कैसे रोक सकता है? तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? बिल्कुल साफ है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति और लोगों को गुमराह करने का प्रयास। इनका पांचवा प्रोपेगेंडा है कि जी हमने महिलाओं की भागीदारी को इस बार बढ़ा दिया है। सरकार और मीडिया द्वारा जो यह झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने पहली बार वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह दी है। अब सच जानिए, 1995 के वक्फ एक्ट में ही महिलाओं को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाने का साफ प्रावधान था। सेक्शन 14(1)(b) के तहत बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं शामिल की जा सकती थी। यहां लिखा हुआ है नॉट लेस देन 2 मुस्लिम विमेन, मतलब 2 से ज्यादा भी महिलाएं हो सकती थी। यानी उस कानून में महिलाओं की संख्या मिनिमम थी, ऊपरी सीमा कोई नहीं थी। राज्य चाहे तो 3 महिला हो, 4 हो या उससे ज्यादा भी शामिल कर सकते थे। अब भाजपा सरकार ने 2025 के संशोधन में क्या कहा? उन्होंने अब केवल 2 मुस्लिम महिलाओं को ही वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया है। प्रावधान में साफ लिखा है नॉट लेस देन 2 को बदलकर ओनली 2 कर दिया गया है। मतलब पहले महिलाओं के लिए दरवाजा पूरी तरह से खुला था, अब उस पर बंदिशें लगा दी गई हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि जी महिलाओं को हमने पहली बार उनका अधिकार दिया है। यह असल में उनका हक छीना गया है, उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में बराबरी में शामिल हो सकती थी, लेकिन अब भाजपा सरकार कहती है कि केवल 2 मुस्लिम महिलाएं ही काफी हैं। तो यह कैसा सशक्तिकरण है महिलाओं का? यह सिर्फ और सिर्फ दिखावे की और झूठ की राजनीति है। इनका छठा झूठ और प्रोपेगेंडा है जो मोदी सरकार दावा कर रही है कि 2025 के कानून के तहत उन्होंने विधवाओं, अनाथों और गरीबों की भलाई के लिए नया प्रावधान जोड़ा है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, यह प्रावधान कोई नया नहीं है। वक्फ अधिनियम 1995 के सेक्शन 32(4) में पहले से ही लिखा हुआ है कि वक्फ की आय का उपयोग
अनाथों, विधवाओं और गरीबों की मदद के लिए किया जाएगा। तो जब यह पहले से ही कानून में था तो अब उसे दोबारा थोड़ा घुमा फिरा के डालने का क्या मतलब है? यह सिर्फ दिखावा है, झूठा प्रचार है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। अभी तो मैंने आपको इनके केवल कुछ ही झूठ बताए हैं। अगर हर एक से पर्दा उठाने लगूं तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनकी झूठ की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। जो वक्फ कानून में संशोधन किए गए, इसका खेल बहुत गहरा है। असली मंशा इनकी साफ है। ये 2025 के वक्फ संशोधन के बहाने ट्राइब्यूनल को इन्होंने कमजोर कर दिया, महिलाओं की भागीदारी को इन्होंने सीमित कर दिया, संशोधन के बहाने स्टेट वक्फ बोर्ड की इन्होंने एक तरह से रीढ़ तोड़ दी, उनकी सारी ताकत छीन ली और पूरे सिस्टम को इस तरह से बदला जा रहा है कि मुसलमानों की आवाज भी उठ ना सके और उनकी वक्फ की संपत्ति भी छिन जाए। यह है इनकी असली साजिश। कानून के पर्दे में जो लूट का खेल चल रहा है, यह आपको जरूर जानना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इनका असली प्लान क्या है, कैसे ये वक्फ की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। 2025 का वक्फ संशोधन एक्ट, एक ऐसा क्लॉज उसमें शामिल किया गया है जिससे वक्फ की जमीनों को चुपचाप हड़पने का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया है। वो है धारा 3C2, जो कहती है कि अगर कोई वक्फ की जमीन पहले से वक्फ घोषित हो चुकी है, लेकिन अगर सरकार कह दे कि यह सरकारी जमीन है, तो तुरंत उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। जब तक एक अफसर जो कलेक्टर से ऊपर हो उसकी जांच करके रिपोर्ट ना दे दे, तब तक वो जमीन सरकारी मानी जाएगी। अब पहले क्या होता था? पहले वक्फ बोर्ड का सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी का सर्वे किया करता था। अब सरकार ने यह अधिकार उस सर्वे कमिश्नर से छीन के कलेक्टर के हाथ में दे दिया, यानी सर्वे का काम भी अब सरकार अपने अफसर के हाथ में दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वक्फ का सर्वे पहले भी एक सरकारी अफसर सर्वे कमिश्नर किया करता था, तो अब कलेक्टर को क्यों बीच में लाया गया, जबकि कलेक्टर के पास पहले से ही ढेरों जिम्मेदारियां होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश की लगभग आधी वक्फ जमीनों पर सरकार के साथ मुकदमे चल रहे हैं, यानी सरकार खुद ही एक पक्ष है और अब सरकार चाहती है कि उसी का अफसर यह तय करे कि जमीन वक्फ है या सरकारी। अब आप बताइए, जब सरकार अपने ही अफसर से जांच करवाएगी तो क्या वो अफसर कभी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट देगा? कलेक्टर की पोस्टिंग, कलेक्टर का प्रमोशन, उसका ट्रांसफर, सब कुछ किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में। तो क्या वो सरकार के खिलाफ कभी फैसला देगा? दूसरी बात, ये और भी खतरनाक है, जो वक्फ बाय यूजर वाली संपत्तियां हमारे देश में हैं, यानी ऐसी जमीनें जो सालों से मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे या समाज की सेवा में इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन जिनके पास रजिस्ट्री या सरकारी कागज नहीं है, वो अब सबसे ज्यादा खतरे में है। वक्फ बाय यूजर का मतलब ही होता है कि ऐसी जमीन जिसे लोग सालों से धर्म या समाज के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसके कागज भले ही ना हो, फिर भी उसे वक्फ माना जाता है। सरकार कहती है कि नया कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा, यानी ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत नहीं है। आप उदाहरण से समझिए, मान लीजिए सरकार आज कहे कि जो नियम हमने 1 जनवरी 2020 को बनाया था, वो आज से नहीं, वो 5 साल पहले से लागू माना जाएगा, तो वो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बनाया गया कानून। अब सरकार कहती है कि ये कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, लेकिन सच ये है कि भाई वक्फ बाय यूजर का असली मतलब ही ये है कि जमीन बिना रजिस्ट्री के भी सालों से धर्म या समाज के लिए इस्तेमाल होती आई है, तो वक्फ मानी जाएगी। अब वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार के अनुसार वो नहीं मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कलेक्टर की जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और जब तक कलेक्टर फैसला नहीं कर देगा तब तक वो जमीन सरकारी मानी जाएगी। और इस दौरान वक्फ बोर्ड, मुतवल्ली या कोई भी व्यक्ति कोर्ट तक नहीं जा सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई अपनी जमीन पर कब्जा कर ले और बोले कि भाई जब तक जांच पूरी ना कर लूं तब तक तुम्हारा कोई हक नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जमीन उनकी है और फिर अपने ही अफसर से उस पर जांच भी खुद करवा रही है। मतलब केस भी खुद ही लड़ा, जांच भी खुद ही करी और जज भी खुद ही बन गए। ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 26 जो धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। ये कानून एक साजिश है, एक साइलेंट वेपन है जिससे वक्फ की जमीनों पर सरकार कब्जा करना चाहती है। मुस्लिम समाज को उनके सैकड़ों साल पुरानी वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों से वंचित करने का एक जरिया है। इस नए वक्फ कानून में एक ऐसा प्रावधान भी जोड़ दिया गया है जो न सिर्फ वक्फ की जमीनों पर हमला करता है बल्कि एक आम मुसलमान के आत्मसम्मान पर सीधा वार करता है। वो है सेक्शन 3R। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ बनाना चाहता है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि वो पिछले 5 सालों से एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। भाई अब आप बताइए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का मतलब क्या है? क्या सरकार तय करेगी कि कौन असली मुसलमान है और कौन नहीं? और यह कैसे साबित होगा? भाई क्या मस्जिदों में तुम कैमरे लगवाओगे? क्या तुम रोज ये देखोगे कि वो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, वो रोजा रख रहा है या नहीं रख रहा? तो क्या सरकार अब लोगों की आस्था की निगरानी करेगी?
भाई ईमान तो मुझे लगता है दिल में होता है, ये अल्लाह और उस इंसान के बीच का रिश्ता है। इसे कोई अधिकारी, कोई अफसर, कोई सरकार, कोई कोर्ट तय नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सवाल, भाई इस कानून में कहीं आपने ये नहीं लिखा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या थानेदार सर्टिफिकेट देगा, या तहसीलदार सर्टिफिकेट देगा, या कोई मौलाना सर्टिफिकेट देगा, या सरकारी अधिकारी सर्टिफिकेट देगा कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, या हमें न्यायालय जाना पड़ेगा? तो ये सीधा सीधा हमला हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 पर, जो हमें हर भारतीय को धर्म मानने, पालन करने, प्रचार करने की पूरी आजादी देता है, ये उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। अगर आज मुसलमानों के लिए कानून लाया गया है तो कल आप हिंदुओं के लिए भी ऐसा ही कानून लाएंगे। कल क्या कहा जाएगा कि ट्रस्ट बनाना है तो पहले यह साबित करो कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हो। तो आप हमें यह कहेंगे कि भाई रोज मंदिर जाना जरूरी है, हर सोमवार को व्रत रखना जरूरी है, हर मंगलवार को व्रत रखना जरूरी है, 24 घंटे आपके माथे पे तिलक होना अनिवार्य है। अगर यह नहीं किया तो क्या आप हिंदू नहीं रहे? इसलिए दोस्तों, ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये एक चाल है, ये एक साजिश है जिससे आम मुसलमान भाइयों को उनकी संपत्ति और उनके अधिकारों से वंचित किया जा सके, और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपको याद होगा 2019 में खुद मोदी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा था कि पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टियां 100% डिजिटलाइज कर दी गई है। यहां तक कि केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर कहा था कि वक्फ की सारी जमीनों का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन मौजूद है। तो भाई फिर आज वही सरकार ये क्यों कह रही है कि सब रिकॉर्ड 6 महीने के अंदर दोबारा दाखिल करो, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि वो संपत्ति वक्फ नहीं है? क्या ये साफ साफ धोखा नहीं है? मतलब पहले बोलो कि रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज हो चुका, और अब आप कहो कि दोबारा रिकॉर्ड दो, ताकि जिन जमीनों के दस्तावेज नहीं है, खासकर वो जो वक्फ बाय यूजर वाली जमीनें हैं, उन्हें सरकारी घोषित करके हड़प लिया जाए। दोस्तों, इस नए वक्फ कानून में एक और बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक बदलाव किया गया है, जो सीधे सीधे एक पूरे समुदाय की धार्मिक आजादी और उनके संस्थानों की स्वायत्तता पर हमला है। वो है सेक्शन 9 को बदल दिया गया है, जो पहले कहता था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्र वक्फ परिषद के सारे सदस्य मुस्लिम होंगे, जिनका काम मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को संभालने का होगा, वक्फ की संपत्तियों को संभालने का होगा। लेकिन अब 22 में से सिर्फ 10 मुसलमान होंगे और 12 नॉन मुस्लिम, मतलब ज्यादातर हिंदू सदस्य रखे जाएंगे। और यह दखल सेंट्रल वक्फ काउंसिल तक ही सीमित नहीं है, अब हर राज्य के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम लोगों को जगह देने का प्रावधान सरकार द्वारा इस संशोधन के तहत लाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी हिंदू मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को सदस्य बनाया गया है? क्या किसी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी ईसाई या किसी बौद्ध को रखा गया है? नहीं ना। तो फिर सिर्फ मुसलमानों के संस्थानों में ही दखल क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ वक्फ काउंसिल और बोर्ड में ही गैर मुसलमानों को क्यों घुसाया जा रहा है? यह सीधा सीधा अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 24 जो हमारा संविधान कहता है उसका उल्लंघन है। अनुच्छेद 26 कहता है हर धर्म के लोगों को धार्मिक संस्थाओं को खुद मैनेज करने सरकार की दखल अंदाजी के बिना पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है सबको समानता का अधिकार है। लेकिन यहां तो बराबरी नहीं बल्कि धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला किया जा रहा है, क्योंकि यह कानून मुस्लिम समाज के अधिकार को छीनने का जरिया बनाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। यह हमारे संविधान का अपमान है और इस पर चुप नहीं बैठा जा सकता। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में जब चुनौती दी गई और पहले दिन की सुनवाई हुई, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि वह 3 मुद्दों पर अंतरिम आदेश जारी करने के लिए विचार कर रहा है। जिन संपत्तियों को अदालत ने वक्फ घोषित किया है, चाहे वो इस्तेमाल के आधार पर जिसे हम वक्फ बाय यूजर कहते हैं, या दस्तावेज के आधार पर जिसे वक्फ बाय डीड कहते हैं, उन्हें इस मामले के निपटारे तक वक्फ से बाहर डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। यह पहला। दूसरा, जो नियम कहता है कि कलेक्टर द्वारा जांच के दौरान वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, उसे लागू नहीं किया जाएगा। और तीसरा, केंद्र वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए, सिवाय उन सदस्य के जो अपने पद के कारण शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि देश में एक नियम होता है कि जो कानून बनता है उस पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में, वक्फ के मामले में एक बहुत बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जमीन सालों से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, लोग वहां इबादत करते हैं, समाज की सेवा हो रही है, और अब अचानक सरकार कहे कि भाई हम इसे वक्फ नहीं मानते, तो सोचिए कितना बड़ा झटका लोगों को लगेगा, कितनी बड़ी तकलीफ होगी उन लोगों को जो सालों साल वहां जाके इबादत कर रहे हैं। आखिरकार दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का केंद्र सरकार को आदेश दिया। कोर्ट ने 2 अहम बात कही कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक संशोधित कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा सभी वक्फ संपत्तियां जिनमें वक्फ बाय यूजर संपत्तियां भी शामिल हैं, चाहे वे अधिसूचना के जरिए घोषित की गई हो या रजिस्टर की गई हो, उन्हें अगली सुनवाई तक डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल,
आपने कहा कि वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला कैसे अंतिम हो सकता है, लेकिन आप ही ने खुद कलेक्टर को फैसला देने का अंतिम अधिकार दे दिया। यही तो आपकी दिक्कत थी, इसी से तो आपको परेशानी थी, फिर ऐसा आपने क्यों किया? दूसरा सवाल, हिंदू एंडोमेंट एक्ट में मैनेजमेंट का फैसला फाइनल होता है, वहां कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल हो, इससे आपको बहुत आपत्ति है, इससे आपको बहुत परेशानी है। यह दोहरा मापदंड क्यों? तीसरा सवाल, वक्फ बाय यूजर पर तो राम जन्मभूमि का जो फैसला आया था 5 जज की संवैधानिक पीठ द्वारा, उसने भी कहा था कि यह वक्फ बनाने का बिल्कुल जायज तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले के पैरा नंबर 1134 में इस बात को माना दैट इट इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड इट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस। फिर आप वक्फ बाय यूजर को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आपको किस बात का डर है? चौथा सवाल, भाई मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, अगर मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसे दान में देना चाहता हूं तो सरकार मुझे कैसे रोक सकती है? कौन सा संविधान का अनुच्छेद जो है वो मेरे अधिकार को छीन सकता है? ये आप मुझे बताइए। 1954 और 1995 में गैर मुसलमान से यह हक जरूर छीना गया था, लेकिन 2013 में फिर से उसे बहाल किया गया था। अब फिर 2025 में वही भेदभाव क्यों किया गया? मद्रास हाईकोर्ट और नागपुर हाईकोर्ट ने तो अपने जजमेंट में माना है कि नॉन मुस्लिम्स भी वक्फ बना सकते हैं, फिर आखिर ये रोक क्यों लगाई गई? पांचवा सवाल, देश में 5.5 करोड़ केस आज पेंडिंग है अलग अलग न्यायालय में। अगर कोई नया केस ना भी आए तो 266 साल लगेंगे इन केस को निपटाने में। ट्राइब्यूनल इसी के लिए बने थे। अब आप कोर्ट को फिर से पावर देना चाहते हो ताकि केस फिर से सालों साल चलता रहे। ऐसा क्यों? छठा सवाल, आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है। भाई कैग ऑडिट करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से नियुक्त करता था, तो अगर कुछ भ्रष्टाचार हुआ था, कोई घोटाला हुआ था, तो आप 10 साल तक क्यों सोते रहे? तब आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? सातवां सवाल, अगर वक्फ कानून से इतनी दिक्कत थी तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह क्यों कहा कि धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर वक्फ जमीन से वो कब्जा हटवाएंगे? 2013 में जब संशोधन आया तो क्यों आपकी पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन ने संसद के पटल पर इस कानून का समर्थन किया? आठवां सवाल, आपकी राष्ट्रवादी सरकार तो हिंदुओं के बच्चों को भी शिक्षा नहीं दे पा रही, ना बेरोजगारी दूर कर पा रहे, ना महंगाई दूर कर पा रहे, ना सरकारी स्कूल बना पा रहे, ना अस्पताल बेहतर बना पा रहे। फिर इतने बड़े बड़े दावे आप कैसे करते हैं कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी पर स्कूल और अस्पताल जो है वो बनाना चाहते हैं? नौवां सवाल, आप कहते हो कि आपने वक्फ एक्ट में सचर कमेटी की सिफारिशों के तहत जो है वो संशोधन किया है, तो फिर उसी समिति ने तो यह भी कहा था कि 50% से ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर सरकार का अवैध कब्जा है। उसे हटाने का प्रावधान क्यों नहीं लाया गया? उल्टा कलेक्टर की पावर आपने क्यों बढ़ा दी? 10वां सवाल, आप पूछते हो वक्फ जमीन पर कितने स्कूल, कितने अस्पताल बने? भाई देश की जनता आपसे पूछती है कि आपने कितने सरकारी स्कूल और आपने कितने सरकारी अस्पताल बनाए पिछले 10 साल में? पहले अपने गिरेबान में झांकिए और देश को सच्चाई बताने की हिम्मत रखिए। 11वां सवाल, आप राम मंदिर के नाम पर घोटाला करने वाले चंदा चोर हो, वहां का भी चंदा आपने लूट लिया। अगर पिछड़े की भलाई चाहते हो तो एक कानून लाओ जिसमें हिंदू मंदिर ट्रस्टों में दलित, आदिवासी, पिछड़े हिंदुओं उन्हें भी आरक्षण मिले। क्या है आप में इतनी हिम्मत? 12वां सवाल, अगर करोड़ों मुसलमान इस कानून के समर्थन में हैं, तो फिर दिल्ली और देश भर की मस्जिदों के बाहर इतनी भारी पुलिस तैनाती क्यों करनी पड़ी आपको? किस बात का डर आपको सता रहा था? मुझे पता है कि आपके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे, क्योंकि आपकी मंशा साफ है। आप देश भर की वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं और फिर उन्हें अपने अरबपति, अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंपना चाहते हैं। आज आप वक्फ की संपत्तियों पर, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कल आप मंदिर की जमीनों पर कब्जा करेंगे, फिर आप गुरुद्वारों की और गिरजाघर की जमीनों पर कब्जा करेंगे। यह वक्फ संशोधन असंवैधानिक है, यह संशोधन कम, साजिश ज्यादा है, यह न्याय कम, पक्षपात ज्यादा है। मीडिया का कुछ तबका
और केंद्र सरकार मिलकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार एक बात अच्छी तरह जान ले कि यह देश गांधी जी का है, शहीद आजम भगत सिंह का है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है, जिन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, हर इंसान को अपने धर्म को मानने का, अपने विचार रखने का और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का आधा अधिकार देता है, पूरी आजादी देता है। लेकिन ये जो नया कानून आपके द्वारा लाया गया है, ये उसी संविधान पर हमला है। ये कानून किसी एक धर्म को नहीं, इस देश की आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश है। ये वही डिवाइड एंड रूल की नीति आप लोग ने अपनाई है जो अंग्रेज अपनाया करते थे। आप लोग देश को बांटना चाहते हैं और हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं। हम आपकी तानाशाही सोच के खिलाफ, इस असंवैधानिक कानून के खिलाफ, इस संशोधन के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ पूरी शांति से, पूरी ताकत से और संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहकर मजबूती से डटकर विरोध करेंगे और लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।